Yes. So new economic policy comprises three types of reforms. Okay. Under three fields, reforms were undertaken, yeah, they were started. What were those fields? First is liberalization, P stands for privatization, and G stands for this globalization. Okay. अब इसमें से अब हमने वन बाय वन, नाउ ऑल थ्री आर इन सिलेबस, उनके फीचर्स, उनका मीनिंग, उनके आगे क्या किया गया, व्हाट वाज डन अंडर दीज थ्री हेडिंग्स, नाउ ऑल दिस इज इन सिलेबस, वेरी मच इन सिलेबस. तो अब हमने ये करना है. सो गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, लिबरलाइजेशन. ठीक. अब लिबरलाइजेशन का पहले आप चार्ट ड्रॉ कर लो. इसके नीचे हमने अंडर दिस हेडिंग वी हैव टू स्टडी 5 रिफॉर्म्स. कई बार ये वैसे क्वेश्चन आ जाता है, विच रिफॉर्म्स वर इंक्लूडेड अंडर लिबरलाइजेशन. तो ये पांचों नेम्स यू हैव टू रिमेंबर. वन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बुक में पूरे नाम दिए हुए हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, देन टैक्स रिफॉर्म्स, देन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, एंड लास्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. ठीक. अब हमने एक एक करके सबको करना है, बट बिफोर दैट वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ दिस लिबरलाइजेशन. ये क्या होता है? अब लिबरलाइजेशन का ब्रॉडली मीनिंग ये है, वर्ड बनता है, कौन सा बनता है? टू लिबरेट. लिबरलाइजेशन वर्ड कम्स फ्रॉम, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड टू लिबरेट. तो अब क्वेश्चन आता है कि किससे लिबरेट करना? लिबरेट मतलब आज़ादी, फ्रीडम. तो किससे फ्रीडम, किससे लिबरेट करना? फ्रॉम होम द इकोनॉमी वाज टू बी लिबरेटेड. तो यहाँ पर है कि इकोनॉमी के अंदर, यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट, लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव द, या टू लिबरेट द इकोनॉमी. ऐसे लिख लो, मैं इजी वाली बताती हूँ. लिबरलाइजेशन मीन्स टू लिबरेट द इकोनॉमी फ्रॉम अननेसेसरी शेकल्स and restrictions, to liberate the economy from unnecessary shackles. shackles, shackles, shackles मतलब होते हैं chains जैसे होती हैं. to remove the, to liberate the economy from unnecessary shackles and restrictions imposed by the government, on the economy. ठीक है. imposed by the government on the economy. कि मतलब ये कि 90 से पहले या 91 से पहले हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारे, देयर वर मेनी रिस्ट्रिक्शंस. कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी. कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस थी? एक हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस थी, एक्सपोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस थी कि इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी ही मंगवा सकते हैं. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ओवर प्रोटेक्शन दी गई थी, तो इतनी क्वांटिटी बनानी है, आप इतने प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं, मतलब बहुत लाइसेंस लेना है. वेराइटी ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वर देयर. मतलब फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी कैन से परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड या डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड. तो हर काम गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ करना, उसके परमिशन के साथ करना, उसके कंसेंट के साथ करना, उसको डिसओबे नहीं करना. तो दैट मीन्स ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. और हमें ये भी पता है कि 90 से पहले क्या था, देयर वाज डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. और जो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत था, अगर आपको याद हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 1956 में मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज वर अंडर पब्लिक सेक्टर कंट्रोल, वेरी फ्यू वर लेफ्ट फॉर द प्राइवेट. और जो थोड़ा बहुत बची हुई थी, उसके ऊपर भी उन कामों को करने के लिए भी बहुत सारी चेंज थी, रिस्ट्रिक्शंस थी. जैसे किसी को बांध के रखना होता है ना, तो अगला, जैसे किसी बर्ड को केज में हम बंद करके रख लेते हैं, तो दैट बर्ड कैन नॉट फ्लाई. कितना फ्लाई करेगा? उस केज के अंदर अंदर ही फ्लाई कर सकता है. तो सेम थिंग वाज देयर विद द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन, कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट की बहुत सारी पाबंदियाँ थी. तो अब उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन चीज़ों को हटा दिया गया अंडर दिस रिफॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, सो दैट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी शुड इंक्रीज. किसी को पूरी फ्रीडम देंगे काम करने की, तो ही उसकी पूरी कॉम्पिटेंसी, उसकी एबिलिटी कम्स आउट. अगर किसी को हम आज़ादी नहीं देंगे काम करने की, तो अगला पूरा लिख ही नहीं पाएगा या काम कर ही नहीं पाएगा अपनी पूरी एबिलिटी के साथ में. तो इसलिए इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन. अब ये लिबरेशन किन किन फील्ड्स में दी गई? आगे 5 फील्ड्स हैं. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, ब्रीफ में करनी है आपने, डेफिनेशन बुक में इतना लंबा दिया ना, वो नहीं करना, वो मैंने समझा दिया है. अनलॉक करना, अनलॉक मतलब फ्री करना. ठीक है. तो अब ये जो लिबरलाइजेशन था, ये किया गया अंडर 5 सेक्टर. सो फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर.
अब इसके अंदर क्या क्या है, तो नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब वो रिफॉर्म्स विच वर गिवन या विच वर अंडरटेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रीज को बेटर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए जो स्टेप्स उठाए गए, दे आर नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक है, यहाँ इसी को आ जाता है, ऐसे भी लिखा होता है कई बार कई बुक्स में, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग या रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो इसका मतलब क्या है? अब आपको ना थोड़ा थोड़ा वो पीछे वाला जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 50 से 90s का, वो भी रेफरेंस याद होनी चाहिए। उसमें क्या किया था हमने, IPR 1956 में, तो उसमें क्या कहा था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज द मेन फीचर ऑफ IPR 1956। मतलब हर बात को, हर इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग परमिशन, लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज नेसेसरी। तो बट अब क्या किया गया 91 के समय, ये अंडर दिस लिबरलाइजेशन, अब वो लाइसेंसिंग हैड बीन एबॉलिश्ड, उसको कर दिया गया खत्म। नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर फ्री टू डू एनी वर्क ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी से। नाउ दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट परमिशन, अब उनको लाइसेंस लेना कोई ज़रूरी नहीं था, एक्सेप्ट फ्यू इम्पॉर्टेंट आइटम्स। ठीक है, बाकी सब काम कर सकते थे, सिर्फ 6 बातों को छोड़ के, 6 कामों को छोड़ के, रेस्ट फॉर ऑल थिंग्स लाइसेंस सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। बट वो 6 जो काम है या इंडस्ट्रीज थी, उसके लिए स्टिल लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड। अब वो कौन सी थी, वो बुक में दिया हुआ है नाम, कौन कौन सी थी वो? एल्कोहल, लिकर जो होती है, शराब होती है, एल्कोहल, सिगरेट्स, हेजार्डस केमिकल्स, उसके बाद है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, एरोस्पेस, एरोस्पेस स्पेस से रिलेटेड जो भी स्काई से रिलेटेड है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये 6 जो चीज़ें थी, 6 चीज़ें थी, आई एम रिपीटिंग द नेम्स, एल्कोहल, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, सिगरेट्स की, उसके बाद हेजार्डस केमिकल्स जो डेंजरस होते हैं, हेजार्डस केमिकल्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, जो इंडस्ट्रीज में एक्सप्लोसिव मटेरियल काम में आता है। तो अब वो सी एक्सप्लोसिव कोई भी हो इंडस्ट्रीज का, तो वो उसको यूज़ भी किया जा सकता है, उसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। अभी हम देखते हैं ना, अपने आसपास न्यूज़ में सुनते हैं, बहुत सारे कोई टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, वो बॉम्ब बना रहे होते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह से एक्सप्लोसिव मटेरियल को ही यूज़ कर रहे हैं ना, मिस यूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या सेल परचेज है, वो पूरी फ्री नहीं की गई। मतलब इन 6 चीज़ों के लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई और अभी भी हैं। और क्या था? एरोस्पेस, एरोस्पेस का मतलब जो कोई जैसे एरोप्लेन्स हैं या डिफेंस से रिलेटेड जो, या कोई स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, वो सारा। और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स होते हैं जिसको हम मेडिसिन बोल देते हैं। वैसे ड्रग्स के दोनों मतलब निकलते हैं, पॉजिटिव वे में हम मेडिसिन दवाई बोलते हैं, और नेगेटिव वे में जैसे हम कह देते हैं ड्रग एडिक्ट हो गया कोई, नशे करना, है ना। तो ये इन चीज़ों के ऊपर भी अभी भी सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इनको बनाने के लिए अभी भी परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अदर देन दीज 6 फॉर रेस्ट ऑल थिंग्स नाउ देयर इज नो नीड ऑफ लाइसेंसिंग, इसका मतलब उसको खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी डिक्रीज इन पब्लिक सेक्टर रोल को करने के लिए? बिकॉज 90 से पहले डोमिनेंस वाज ऑफ पब्लिक सेक्टर। स्पेशली वो कहाँ दी गई वो डोमिनेंस? विद द हेल्प ऑफ IPR 1956 में दिया गया था ना, जिसमें 3 शेड्यूल्स वर गिवन। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज वर केप्ट रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज वर केप्ट for public sector, but later on private sector's assistance could be taken. और थर्ड था जो बची कुची इंडस्ट्रीज थी, अगेन दे वर लेफ्ट फॉर प्राइवेट बट अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर। तो मतलब ये कि ओवर डोमिनेंस, डोमिनेंस भी होती है, ओवर डोमिनेंस मतलब सबसे ज़्यादा जो अहमियत थी कि जो काम करने का राइट दिया गया था, दैट वाज गिवन टू पब्लिक सेक्टर। अब वो जो 17 इंडस्ट्रीज विच वर गिवन इन शेड्यूल ए, अब उनको हटा दिया गया है अंडर दिस लिबरलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स में। अब नाउ पब्लिक सेक्टर का जो काम है दैट इज लिमिटेड ओनली फॉर 3 आइटम्स, 17 से कम करके ओनली 3 आइटम्स। मतलब उसमें अभी भी पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता। नाउ व्हाट आर दोज 3 आइटम्स? वो कौन सी हैं? एक है डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस से रिलेटेड जो भी सामान बनाया जाता है, हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, जो भी डिफेंस हमारी फोर्सेस को चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड सामान जो इंडिया में बनता है, तो उसको बनाने का काम अभी भी विद पब्लिक सेक्टर है। ठीक,
उसके बाद एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, 3 चीज़ें हैं, डिफेंस से रिलेटेड सामान, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सामान, और तीसरा कौन सा, रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये तीनों जो चीज़ें हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका जो भी काम है, जो कुछ भी है, प्रोडक्शन व्हाटएवर इनसे रिलेटेड, वो सारा अभी भी दैट इज़ विद द पब्लिक सेक्टर। सिर्फ 3, बाकी सब जो 17 में से बाकी कितनी बच गई, 14, अब वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। नाउ प्राइवेट सेक्टर के जो पीपल हैं, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट दोज वर्क्स। अब उनके लिए कोई बंदिश नहीं है कि वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। नाउ एनीबडी कैन डू एनीथिंग, कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट दीज 3, इनको छोड़ के। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो अभी आपको ये विद रेफरेंस टू वही IPR ही चलेगा पिछले लेसन का, वो आपको याद होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या किया था, हमने क्या पढ़ा था कि फ्यू इंडस्ट्रीज वर केप्ट रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे डोंट हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद देम, ज़्यादा उनका फंड्स नहीं होते हैं, तो थोड़े पैसों से ही दे स्टार्ट द वर्क, just to provide them work and employment and to protect them from the competition of the large scale industries, है ना। लार्ज स्केल वाले उनके साथ compete ना करें, अगर सेम चीज़ ही बनानी शुरू कर देंगे, तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, इन ए वे वी कैन से, तो सम इंडस्ट्रीज वर केप्ट रिजर्व्ड फॉर दिस स्मॉल स्केल सेक्टर। बट अब 91 के बाद अंडर दिस लिबरलाइजेशन क्या किया गया, अब वो सारी इंडस्ट्रीज भी नाउ दे हैव बीन केप्ट ओपन। अब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं कि वो जो स्मॉल स्केल है, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स नाउ दे हैव बीन केप्ट ओपन, नाउ दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज स्केल सेक्टर पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट, या दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल, कुछ चीज़ों को छोड़ के। बाकी मेजोरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं, ये थाउजेंड्स में नंबर है, इस करके इनका नाम नहीं हम याद कर सकते, आप तो चाहो तो नेट से बाद में देख सकते हो, मेनी थिंग्स आर देयर। तो कुछ के को छोड़ के, मतलब मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स नाउ दे हैव बीन डी रिजर्व्ड, मतलब कोई बड़ी फैक्ट्री वाला भी उसको बना सकता है, कोई स्मॉल स्केल सेक्टर का प्रोड्यूसर भी उसको बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है अब प्रेजेंटली, 5 करोड़ ऑफ रुपीज़। ठीक है, पहले था 1 करोड़ ऑफ रुपीज़ था, 1 करोड़ था, अब ये लिमिट बढ़ा के कि स्मॉल स्केल सेक्टर में 5 करोड़ ऑफ रुपीज़ तक की जो मशीनरी है, फिजिकल कैपिटल है, वो लगाई जा सकती है। तो ये सारे रिफॉर्म किए गए इन दिस स्मॉल स्केल सेक्टर। उसके बाद दूसरा कौन सा है, नेक्स्ट है मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट। इसका मतलब क्या था, ये भी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। MRTP एक्ट होता था कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जिनका लार्ज टर्नओवर है, साल के बाद जिनकी एनुअल सेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करके बहुत सेल करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो जिनकी मोनोपली हो जाती है मार्केट के अंदर, अब वो उस जो लार्ज कंपनीज थी, अब उनको क्या था, पहले उनके ऊपर क्या था, रिस्ट्रिक्शंस थी। मतलब इफ़ दे वांटेड टू एक्सपैंड तो उनको परमिशन लेनी होती थी, अगर वो अपने प्रोडक्शन में इफ़ दे वांटेड टू ब्रिंग सम वैरायटी तो परमिशन लेनी होती थी। मतलब हर काम के लिए लार्ज इंडस्ट्रीज को परमिशन वाज रिक्वायर्ड, मतलब एक तरह से वो ये लाइसेंस वाली ही बात हो रही है। तो यहाँ लाइसेंस एक होता है, लाइसेंस शुरू करने के लिए, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, और एक होता है इस्टेब्लिश होने के बाद एक्सपेंशन करने के लिए। तो यहाँ ये एक्सपेंशन वाला है। तो जो लार्ज कंपनीज थी, उनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, अब वो सारी हटा ली गई है। अब वो चाहे जो मर्जी करें, जो मर्जी का मतलब ये नहीं कि कंट्री के खिलाफ जाके करें, मतलब प्रोडक्शन वाइज वो जो कुछ भी अपना चाहे वो काम कर सकती हैं, मर्ज करना चाहे मर्ज कर सकती हैं किसी के साथ में। एमलगेमेशन का मतलब भी मर्ज ही होता है, मिल जाना, या वो कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब जैसे पहले 100 चीज़ें बना रहे हैं, अब वो कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, 150 चीज़ें बनाना चाहते हैं, 200 बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं। अब परमिशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब हर बात के लिए जो जिसको हम बोल सकते हैं परमिशन लेना, अब वो रिक्वायर्ड नहीं है, अपनी फ्रीडम के साथ लोग काम कर सकते हैं। तो व्हेन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इस तरह की फ्रीडम दी जाएगी, तो ऑब्वियसली हर कोई पर्सन, एवरीबडी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट, तो काम करना ही चाहता है, हर कोई अपना इनकम बढ़ाना चाहता है। तो लोगों का जो इंटरनल होता है कैपेसिटी टू वर्क, वो भी इम्प्रूव होती है, लोगों को बेनिफिट लगता है भी ठीक है हम काम करेंगे तो वी विल अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये था हमारा दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। उसके बाद एक और अगर आप ऐड करना चाहो, एक बुक में दिया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स का मतलब है, ये वैसे उसमें आ जाएगा, ये जो लास्ट वाला है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसमें भी आ सकता है। ये इधर लिखना चाहो तो वो भी ठीक है। कि पहले था कि कुछ जो टेक्निकली बड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्निक वाली मशीनें होती थी, हैवी मशीनें,
जिसमें टेक्निक ज़्यादा थी, टेक्निकली ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनें थी तो और एक्सपेंसिव थी, तो ऐसी कैपिटल गुड्स को, ऐसी मशीनों को मंगवाने के लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। बट नाउ अंडर दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अब उनके ऊपर वो सारी रिस्ट्रिक्शन हटा ली गई है। जो भी इंडिया का प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, इफ़ ही वांट्स टू इंपोर्ट सम कॉम्प्लेक्स मशीनरी फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी दूसरे कंट्री से मंगवाना चाहता है फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो देन ही इज़ फ्री। अब उसको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले पूछना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिस से, डिपार्टमेंट से, ऐसा कुछ नहीं। अब वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मशीनें मंगवा सकता है, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकता है। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू विच सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, आपको नाम आएगा पेपर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स बताइए, तो देन ओनली दीज आर टू बी गिवन। सेकेंड जो लिबरलाइजेशन था, दैट गॉट विजिबल इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में। दूसरा इसको जो देखा गया कहाँ पे? फाइनेंशियल सेक्टर में। अब पहले तो हमें पता हो कि फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब होता है जितने हम अपने आसपास बैंक्स देखते हैं, जो चाहे जनरल पब्लिक के लिए, या कोई इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देते हैं लोगों को, मतलब बिजनेसमैन की नीड्स को पूरा करने के लिए जो बैंक्स होते हैं, या हमारा जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, शेयर मार्केट्स होती हैं, है ना। तो ये जैसे आपने नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये ऐसे कोई स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या कोई फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है जहाँ फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये सारा कुछ किससे रिलेटेड है? ये फाइनेंस से रिलेटेड है। तो जहाँ भी ये फाइनेंस की लेन देन होती है, डीलिंग्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसको कह दिया जाता है फाइनेंशियल मार्केट। अब ये कोई ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिकली ही हो, है ना। आपको 11th में याद है, मार्केट का मतलब ज़रूरी नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस हो, काम करने का कोई भी मोड हो सकता है, दूर बैठ के भी हो सकता है, बट मतलब वो है कि कुछ बिकना चाहिए, कुछ खरीदा जाना चाहिए। तो जहाँ पे फाइनेंस की खरीद बेच होती है, तो फाइनेंस की खरीद बेच का मतलब उधार दिया जाता है, लिया जाता है, लोन देते हैं, लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट। तो अब उसमें कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो अब वो क्या है कि नाउ वी नो, हमने पहले चैप्टर पूरा किया कि कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही हर एक कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है। तो अब वो जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है, नाउ चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन द रोल ऑफ दैट आरबीआई। अभी हमने फ्रेशली लेसन पढ़ा, ये हमें थोड़ा याद ही होगा। अब वो क्या किया गया? फर्स्ट है चेंज इन द रोल। चेंज इन द रोल किया गया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। मतलब बजाय हर बात के, इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे आप स्कूल आते हो, तो स्कूल में आपके ऊपर रेगुलेशन होती है कि लेक्चर चल रहा है कोई भी सब्जेक्ट का, तो क्लास में बैठो और सुनो, है ना। आपको रेगुलेट, एक तरह से हम अगर सिंपल एग्जांपल से समझना हो, तो यू आर रेगुलेटेड। आपको मतलब स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि क्लास में बैठ के लेसन अपना सुनो, क्या पढ़ाया जा रहा है। पर अब क्या हो रहा है? अब आप घर पे बैठे हो, अब आपको ये नहीं कहा जा रहा कि बेंच के ऊपर सीधे होके बैठो, या सोफे पे सीधे होके बैठो, बेड पे ना बैठो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। मतलब नाउ फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड। अब आप फैसिलिटेट हो रहे हो, मतलब आपके पास थोड़ी फ्रीडम है कि आप अपने मनचाहे तरीके से यू कैन सिट, आप खड़े होकर सुन लो, अपना क्लास अटेंड कर रहे हो, कि बैठ के कर रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, है ना। तो इसका मतलब ऐसे ही आरबीआई के रोल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है कि पहले ये जो रेगुलेट करता था, मतलब स्ट्रिक्टली अपनी, रेगुलेट का मतलब स्ट्रिक्टली अपनी कंडीशंस को इम्पोज करता था, अब वो थोड़ा सा उसको सिंपल कर दिया गया, थोड़ा सा रिलैक्स्ड। काम तो वही है, बट रिलैक्सेशन दे दी गई है काम करने के तरीके में। मतलब अब ये अपने साथ एसोसिएटेड जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, या जो लोग भी सेंट्रल बैंक के साथ काम करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, उनको ये फैसिलिटेट करता है, मतलब उनको सहूलत प्रोवाइड करता है कि ये काम को अगर ऐसे नहीं तो वी कैन डू इन दिस मैनर, उस तरह से नहीं कर सकते तो कोई थर्ड मैनर, काम को इजी तरीके से करना। तो रोल उसका थोड़ा चेंज कर दिया गया, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। जो मदद करे, जो फैसिलिटेट करे, फैसिलिटेट का मतलब जो हेल्प प्रोवाइड करे कि ये काम को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। तो अब क्या है कि 1990 से पहले हमारे कंट्री में कोई बहुत ज़्यादा प्राइवेट बैंक नहीं थे। सारे जो बैंक्स थे वो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स ही थे। पब्लिक सेक्टर का मतलब जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं वही थे ज़्यादातर। तो अब क्या किया गया है, अब 90s के बाद हम देखते हैं बहुत सारे मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी आ चुके हैं। HDFC बैंक है, या वो ICICI बैंक है, और भी बहुत सारे हैं, हमें सबके नाम भी याद नहीं। तो ये सारे जो बैंक्स हैं ये प्राइवेट भी है, मतलब अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक भी काम कर रहे हैं जो नेशनलाइज्ड है। रादर अब नेशनलाइज्ड का जो है, जो सरकार के कंट्रोल में थे, उनके रोल को थोड़ा कम किया जा रहा है।
ज़्यादा प्रमोशन इज़ बीइंग गिवन, एनकरेजमेंट इज़ बीइंग गिवन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और जो गवर्नमेंट वाले हैं उनके भी काम करने के तरीक़ों को इस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है कि लोगों को जल्दी से जल्दी उनका काम हो, जैसे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होता है, सेम वे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स में भी हो। तो प्राइवेट बैंकों को इनकरेज किया जा रहा है आफ्टर दिस, स्पेशली अंडर दीज रिफॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो लिबरलाइजेशन के अंदर है, ठीक है। उसके बाद मतलब उनको प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को नाउ परमिशन है कि वो अपना बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। बट उसका परमिशन का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी कर ले, एक थोड़ा ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनको थोड़ा कंसिडर करते हुए विद इन दोज लिमिट्स, ठीक है, विद इन दोज लिमिट्स आप मतलब वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स भी काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पहले था कि जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें जो फॉरेन सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, कोई भी काम हो बिना मनी के, बिना इन्वेस्टमेंट के वो कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता, चाहे बैंक हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। तो पहले क्या था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो कम थी, मतलब फॉरेन के लोगों को कम परमिशन थी कि वो ज़्यादा पैसे हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर में नहीं लगा सकते थे, इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। बट अब क्या किया गया है, इट हैज़ बीन रेज्ड टू अराउंड 51%। मतलब अगर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट लगा के एक बैंक स्टार्ट किया जा रहा है, तो अब फॉरेन सेक्टर के लोग उसमें 51 रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले ये 50% से कम थी, तो अब 51 का मतलब मोर देन 50% हो गया, 1% ज़्यादा हो गया। तो अब ये परमिशन दे दी गई है कि अगर फॉरेनर्स अगर वो चाहते हैं यहाँ पे बैंक स्टार्ट करना, तो 100 में से 51 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, उसके लिए उनको फ्रीडम दे दी गई है, ठीक है। उसमें ये सारे मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे जो हमारे डिटेल में नहीं है, इस करके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आपकी हायर क्लासेस में ये आएगा, आपको अलग से पेपर होगा आपका बैंकिंग का, तो उसमें ये सारा आएगा। पेंशन से रिलेटेड जो बैंकिंग का काम है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, ये सारे। तो खास करके इन्हीं में ज़्यादा फॉरेन सेक्टर के जो लोग हैं वो इस तरह के बैंकों में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। ईज इन एक्सपेंशन का मतलब है कि जो बैंक्स हैं, अगर उनके पास कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा डेली डीलिंग ज़्यादा हो रही हैं, तो अगर दे वांट टू एक्सपैंड करने का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि जो जहाँ पर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है बैंक की तो उसको बड़ा करें, तो जगह तो आगे ही नहीं है तो और बड़ा नहीं कर सकते, तो कोई और ब्रांच खोल सकते हैं। जैसे अपना स्कूल देखो, और बच्चे आ रहे हैं तो अनदर बिल्डिंग हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब देखा जाए तो वो थोड़ा सा बीच में रोड का तो गैप है ना, बट अदरवाइज तो स्कूल अब एक ही स्कूल है। तो सेम वे अगर कोई बैंक अपनी और ब्रांचेस खोलना चाहता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा लोग आ रहे हैं, रश ज़्यादा होता रहता है, तो अब वो आराम से कंफर्टेबली अपनी ब्रांच को खोल सकते हैं। बस करना क्या है उन्होंने, आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही मनमाना नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल फ्री हो गए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो उनको पूरा कर ले वो अपना एक्सपैंड कर सकता है, जो पूरा नहीं कर पाता वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे आप स्कूल में दाखिल होते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो कहते हैं ना 11th क्लास में कि पहले 10th क्लियर होनी चाहिए। तो जिसकी 10th क्लियर है और एडमिशन टेस्ट में पास हो गया, ठीक है जी, वो बच्चा आ सकता है। तो ये एक टर्म कंडीशन है, उसको पूरा कर दो तो आप एडमिट हो जाओगे। तो ऐसे ही आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने अपनी जो भी कंडीशंस रखी हुई हैं, जो बैंक उनको पूरा, जो लोग उनको पूरा कर सकते हैं वो करके अपना एक्सपैंड अपने काम को कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उनको और कोई मतलब नहीं है इस बात का, सिर्फ एक ही है, ये जैसे टोका टाकी नहीं है, हर पॉइंट के ऊपर उनको हैरास नहीं किया जाता है, बल्कि ये कह दिया जाता है कि ये लिस्ट है, मान लो 20 पॉइंट्स की लिस्ट है, इसमें से आपको 15 कंडीशंस को पूरा कर दो तो आप ये काम कर सकते हो। तो अब अगले के लिए पहले था कि 20 की 20 बातों को मानो, तो अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन इस तरीके से बनाई गई है कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उनको पूरा करो और अपने काम को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म, इसके साथ ऑब्लिग लगा के आप लिखो, और फिस्कल रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स और लिख लो बेटे, भूल जाता है बाद में, और फिस्कल, FISCAL, फिस्कल रिफॉर्म और बजट रिफॉर्म्स, तीन नाम हो गए, टैक्स रिफॉर्म और द सेम इज कॉल्ड फिस्कल रिफॉर्म्स और द सेम इज कॉल्ड बजट रिफॉर्म्स, ठीक है। अब बजट को ही बजट पॉलिसी को ही कहा जाता है।
बजट पॉलिसी को ही कहा जाता है हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, फिस्कल पॉलिसी। तो अब उसमें क्या सुधार किए गए, क्या चेंजेस किए गए, अब उसमें हमें पता है कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में दो मेन चीज़ें होती हैं, एक पब्लिक एक्सपेंडिचर और एक टैक्सेशन। जैसे हमारे दो हाथ हैं तो ऐसे बजट के भी दो हाथ होते हैं, एक टैक्सेशन सिस्टम, एक एक्सपेंडिचर सिस्टम। तो यहाँ पर मेन एक्सपेंडिचर करने में तो फ्रीडम होती है, अभी जिसने आपने या मैंने खर्च करना है तो हमें आज़ाद है, फ्री हैं, जितना मर्जी खर्च करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हमने दूसरों से लेना है, जब गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना है तब दिक्कत होती है, तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस करके यहाँ पर इसलिए सिर्फ नाम ये लिखा हुआ है टैक्स रिफॉर्म, बट अदरवाइज हम इसको बजट रिफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो अब उसमें क्या किया गया, आगे ये दिया हुआ है टैक्स 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि हमने पहले भी बड़ी बार किया हुआ है ये बजट लेसन में भी, कौन कौन से टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो उसमें चेंज क्या किया गया, फर्स्ट है रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, कि पहले टैक्स का जो परसेंटेज था काफ़ी ज़्यादा था, चाहे इंडिविजुअल्स की इनकम के ऊपर, चाहे वो कॉरपोरेट्स की इनकम के ऊपर, कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है उसका जो परसेंटेज था दैट वाज क्वाइट हाई। तो जब वो हाई परसेंटेज होता है तो कोई भी लोगों का दिल नहीं करता है आपकी मेरी इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगे, तो हम वी विल नॉट बी वेरी हैप्पी। हमें लगेगा कि सारे पैसे तो उठा के टैक्स नहीं देते जा रहे हैं, हमें क्या बचा। तो ऐसी फीलिंग सब नेचुरली सबको आती है, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई हाउस होल्ड सेक्टर के लोग हों। तो अब उनको और इसी करके लोग टैक्स चोरी करते थे, या अभी भी करते हैं वैसे तो, बट मेन कारण यही होता है कि हम ज़्यादा देना नहीं चाहते। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये अंडर दिस रिफॉर्म्स टैक्स के, उन टैक्स के रेट्स को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, ताकि दोज पीपल हु वर इन द हैबिट टू इवेड टैक्स, इवेड मतलब टैक्स चोरी करते थे या बचाते थे, देते नहीं थे, ताकि उनको ज़्यादा बोझ ही महसूस ना हो, दे शुड नॉट फील वेरी वेरी बर्डन, ज़्यादा उनको बर्डन महसूस ना हो, और वो जितना टैक्स बनता है उतना वो आराम से दे रहे हैं। एक तो टैक्स को कम किया गया। सेकेंडली, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन और ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। रिफॉर्म्स में क्या किया गया कि पहले हमारे यहाँ बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, सेल्स टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और भी कई तरह के ऑक्ट्रॉय टैक्स, कई तरह के होते थे इनडायरेक्ट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, उनको थोड़ा सा सिंपल कर दिया, एक ही हेडिंग के अंदर ले आए, और वो बड़ा पॉपुलर नाम है, आप सभी को पता है, वो कौन सा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब उसको प्रोसेस को बजाय हर स्टेप के ऊपर टैक्स देने के, अब इकट्ठा कर दिया, अभी एक बार जीएसटी दे दिया, उसी के अंदर वो सारे आ गए। तो ये किया गया रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस के रेट को कम किया गया, इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम को सही किया गया, एक हेड के अंदर ला करके, जीएसटी के अंदर लाके, जो वैरायटी थी अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग स्टेज के ऊपर देना पड़ता था, बार बार देना पड़ता था थोड़ा थोड़ा टैक्स, उसको अब इकट्ठा कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस का मतलब है कि पहले जो बहुत ज़्यादा टैक्स जो पेमेंट करनी होती थी ना, तो उसके लिए फॉर्म्स फिल किए जाते थे, टैक्स के फॉर्म्स होते हैं,